हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं नॉन स्टिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको पहले करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नॉन स्टिक इक्वेशन बोला जाता है, कोई कोई नर्नेस्ट इक्वेशन ही बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको NEST भी लिखा जाता है, कहीं कहीं NERNST, बट NERNST ही इसका बेस्ट होता है कि NERNST नॉन इक्वेशन इसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नॉन स्टिक इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ें। सबसे पहली बात है कि नॉन स्टिक इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉन स्टिक इक्वेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे आपके पास जो है E0 सेल निकालने का आपके पास तरीका पता है, आपको पता है कि E0 सेल कैसे निकालते हैं। आपको सिंपल सा पता है, E0 एनोड प्लस E0 कैथोड जोड़ दो, आपको जोड़ दो तो हो जाएगा। क्लास 11-12 हमने पढ़ा कि E0 एनोड मतलब E0 ऑक्सीडेशन, E0 कैथोड मतलब क्या हो गया, E0 रिडक्शन। फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ा है कि नहीं भाई, इसको ऐसे मत सीखो, इसको ऐसे सीखो, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये क्या हो गया, ये सिर्फ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। मैंने आपको ये बताया, मैंने पिछले आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियरली सिखाया है कि हम इस तरह से E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करके हम क्या कर सकते हैं, E0 सेल निकाल सकते हैं। लेकिन E0 सेल निकालना तो आसान है, लेकिन बात अगर आएगी E0 सेल की नहीं बल्कि ई सेल की, सेल पोटेंशियल की, तब क्या करेंगे वहाँ पर हम, ठीक है। अगर हम बात करें सॉरी जब हम बात करेंगे ई सेल की, सेल पोटेंशियल कैसे निकाला। आप बोलोगे सर सेल पोटेंशियल की क्या है सर, आप लिख लो ना सर, ई सेल इज इक्वल टू निकालना है सर, तो ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। हमने हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन निकालेंगे। लेकिन ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर थोड़ा डीपली समझिए तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम E0 सेल निकालते हैं, E0 सेल निकालने के लिए हमें E0 ऑक्सीडेशन E0 रिडक्शन पता होता है। E0 ऑक्सीडेशन E0 रिडक्शन किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, SHE की हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। और SHE कब होगा हमारे पास, जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगा और हाइड्रोजन फिक्स होगा 0 वोल्ट। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगा ही नहीं तो हाइड्रोजन भी 0 वोल्ट नहीं होगा, जो हाइड्रोजन का जो ई सेल होगा वो भी 0 वोल्ट नहीं आएगा। नहीं समझ रहे बात को। मैंने कहा कि भाई हम एक ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो एक करंट सिचुएशन, एक सिचुएशन हम उसको बिठा दिए कि भाई एक रूम है, उस रूम में 10 बाय 10 का रूम है, उसमें दिन के 2 बजे हुए हैं, लाइट जल रही है, ठीक है। और हमने उसको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया और वो पता है कि इस क्वेश्चन में वो 100 नंबर में वो 80 नंबर की क्वेश्चन कर सकता है। अगर हम सेम रूम रखें, सेम लाइट रखें, सेम टाइम रखें, ठीक है, तो वो 80 मार्क्स बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो खुले में वो क्वेश्चन बना रहा है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका क्या होगा। दैट मीन कि हम जब उसका टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन फिक्स ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते हैं, तो उसका कोई वैल्यू हमें नोट नहीं कर सकते हैं। जैसे E0 ऑक्सीडेशन ऑफ Zn हमें याद है कि भाई 0.76 होगा, मतलब होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे यही वैल्यू आएगा। अगर E0 Cu2 प्लस से Cu जाने का जो वैल्यू 0.35 वोल्ट है, मतलब वो फिक्स है कि हम वो उस कंडीशन पे, उस टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे वही आएगा। लेकिन क्या हो गया, हम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को हम स्टैंडर्ड ना रखें, कुछ भी रख दे, आर्बिट्ररली कुछ भी रख दे। यही तो ई सेल है ना। जब हम बात करते हैं ई सेल की, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ई सेल निकालना है सर, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन जोड़िए, हम मान गए आपकी बात को। सर आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, ई एनोड या ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे लोग ये जो ई सेल है इसको EMF भी बोल सकते हैं, ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड सेल को EMF नॉट ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो वैल्यूज है, आपको ये वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों पर डिपेंडेंसी, ये दोनों वैल्यू कहाँ से लाइएगा। कोई सेटअप है आपके पास ऐसा जिससे कि ये दोनों वैल्यू को लाया जा सके, तो आप बोलेगा कि नहीं सर ऐसा कोई सेटअप हमारे पास नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई सेटअप हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ई ऑक्सीडेशन निकालने का, ई रिडक्शन निकालने का। मतलब नेचुरल तरीके से किसी भी कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, हमें नहीं पता। हम बहुत कहते हैं कि भाई जिंक जब जा रहा है जिंक प्लस 2 में, जिंक जब जा रहा है जिंक प्लस 2 में, तो उसका पोटेंशियल फिक्स्ड है। देखिए मैं आपको बस समझा रहा हूं, देखिए ये जो है समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं।
इस फिगर को गौर से देखिए। इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको पता है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करता है, कॉपर साइड भेजता है, पता है आपको। लेकिन ये जो कंडीशन है, जब हम यहाँ पर वैल्यूज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ई नॉट की, हम बात करते हैं यहाँ पर ई नॉट जिंक से जिंक +2 की, तो वो हमें पता होता है कितना, 0.76 वोल्ट। जब हम बात करते हैं यहाँ पर ई नॉट Cu2 + Cu की, तो वो हमें पता है कितना, 0.35 वोल्ट, ठीक है, 0.35 वोल्ट। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कि ये नॉट हटा दें, बस हम क्या कर दें, ये नॉट हटा दें, ये ऐसे सेट। अगर यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां से ये नॉट हटा दें, अगर ये, अब क्या नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बदलते जाएगा ये वैल्यूज भी बदलते जाएगा, हमें नहीं पता। तो अब समझ में आया कि ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन निकालना है, ई सेल निकालना है, इसके लिए हमारे पास कोई डिवाइस का सेटअप नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक ही सेटअप है कि हम नर्स्ट अंकल के पास चले जाए। देखो हमारे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है, हमारे पास एक ही सेटअप है कि हम नर्स्ट के पास चले जाएं, ठीक है। हमारे पास नर्स के पास जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम नर्स के पास जाते हैं तो नर्स ने क्या कहा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। आपको पता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक है हमारे पास एनोड, हमारे पास पता है कि एक है हमारे पास कौन, एनोड है, और एक कौन है हमारे पास, कैथोड। अगर एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होता है, जिंक जाता है जिंक +2 में, और अगर बात करें कैथोड की तो कैथोड में क्या होता है, कॉपर 2+ जाता है कॉपर में। मान लीजिए एक एग्जांपल की बात करते हैं हम, ठीक है, जो हम प्राइमरीली जो हम लोग ले रहे हैं बार बार उसी को लेते हैं हम लोग। तो मानते हैं कि जिंक जा रहा है जिंक +2 में, कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सप्लाई से। तो हम इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब होता है उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको 11 12 नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सीनियर सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। अब Q क्या है उसकी बात करेंगे, रिलैक्स हो जाइए। इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। इसको इक्वेशन ए मानिए, इसको इक्वेशन बी मानिए, इसके बारे में हमने क्लास 11 12 में इस इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ रखा है। अच्छा सोचिए कि यहाँ Q किस सेंस में आया है इसका, तो भाई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब जिंक से जिंक +2 की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है, ये जिंक से जिंक +2 की बात की जा रही है, ठीक है, और यहाँ किसकी बात की जा रही है, कॉपर 2+ से कॉपर की। देखिए तो इसका सेंस है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिंक जा रहा है जिंक +2 में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहा है। तो और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कहां चला जा रहा है, कॉपर में चला जा रहा है। अगर थोड़ा सा आप याद कीजिए क्लास 11 12 में आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो उसमें आपको एक टर्म आया था रिएक्शन कोसेंट, याद कीजिए रिएक्शन कोसेंट आया था, रिएक्शन कोसेंट दैट मीन Q आया था, याद कीजिए, हाँ बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो वही Q के हिसाब से अगर याद कीजिए तो Q का क्या वैल्यू था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद है ना, अरे याद कीजिए बचपन की बातें भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो आप सबने बचपन में पढ़ रखा होगा कि Q क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताइए यहाँ Q क्या होगा, तो यहाँ Q का वैल्यू हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn। और आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन सॉलिड क्या होता है, 1 होता है। अरे भैया क्यों कंसंट्रेशन सॉलिड 1 होता है, अच्छा मेरी बात समझिए, आपको आप ये कहना चाहते हैं सर कंसंट्रेशन जो सॉलिड का होता है वो 1 होता है, ठीक है मान गए सर, लेकिन लॉजिक दीजिए कि क्यों कंसंट्रेशन सॉलिड का 1 होता है। एक बात सोचिए कि जैसे आप ना, आप एक चीनी लीजिए, चीनी का बड़ा सा टुकड़ा, मिश्री समझते हैं ना, हाँ मिश्री लीजिए, उस मिश्री को पानी में डालिए, उसको हिलाइए थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, वो चीनी का जो टुकड़ा होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन क्या वो चीनी का टुकड़ा सॉफ्ट हो जाएगा,
होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आप एक नमक लीजिए, नमक का बड़ा सा टुकड़ा, और उसको मिलाइए ऐसे से, क्या हो जाएगा? वो मतलब घुलेगा, सॉफ्ट नहीं होगा। मतलब उसका जो कंसंट्रेशन था वो उतना ही अब भी है जितना वो पहले था। अरे भाई, कंसंट्रेशन तो यूनिट के लिए देखा जाता है। क्या लगता है आपको? इतना बड़ा टुकड़ा होगा तो उसका कंसंट्रेशन अलग होगा, इतना छोटा टुकड़ा होगा कंसंट्रेशन अलग होगा। अरे भाई, कंसंट्रेशन बोले तो डेंसिटी, साधारण भाषा में समझिए, चाहे बड़ा टुकड़ा हो चाहे छोटा टुकड़ा हो, डेंसिटी नहीं बदलती कभी किसी चीज़ की। लेकिन अब दूसरी तरफ आइए, अब एक काम कीजिए कि जो है ना, जैसे पानी में जो है, ठीक है, पानी में आप किसी आयन को घुलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आयन को, किसी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को घुलाने की कोशिश कीजिए, उसको डालिएगा, वो घुल जाएगा। टुकड़ा मत लीजिएगा नमक का, जैसे नमक भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन हम उसको सॉलिड की तरह ले रहे हैं, सॉलिड की तरह घुला रहे हैं, धीरे धीरे वो पतला हो रहा है। लेकिन जितना देर तक वो सॉलिड है उतना देर तक उसका कंसंट्रेशन नहीं बदला। अब उसको डस्ट करके आप पानी मिला दीजिए, वो घुल जाएगा, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा और पानी डाल दीजिए, फिर और पानी डालिए, और पानी डालिए, तो कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा उसका? कम होता जाएगा। मान लो आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दोगे तो कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो तुरंत क्या, उसको काट करने के लिए आप उसमें और पानी डाल दिए तो कंसंट्रेशन लो हो गया, है कि नहीं? या और उसको जला दो सब्जी को, तो उसका नमक का तेल क्या हो जाएगा? और तीखा हो जाएगा, देन में कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखते चाय बनाते हैं, ज़्यादा चीनी गिर जाए तो क्या करते हैं? थोड़ा पानी डालते हैं, दूध ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है? चाय का मिठास ठीक हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन जो टुकड़ा है उसका कंसंट्रेशन नहीं बदलता। तो उसी तरह से वाटर का भी कंसंट्रेशन 1 होता है। अब सोचो ना, वाटर, एक गिलास पानी लो, उसको जला दो, गर्म कर दो, क्या वो पानी गाढ़ा हो जाएगा? उस पानी में पानी मिला दो, क्या पानी पतला हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो पानी का भी कंसंट्रेशन नहीं बदलता, पानी का कंसंट्रेशन हमेशा 1 रहता है। तो चलो, तो हमने देखा कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 है, तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया? Zn+2। तो इसके हिसाब से इसका क्या फॉर्मूला गौर से आया, देखिए, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 2.303 RT बाय NF, और लॉग क्या हो गया? Zn+2, ठीक है। अच्छा देखो, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1A लिखा, इसको हम A डैश लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखो तो यहाँ क्यों कितना है? सेम चीज, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? कॉपर। रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2+। देखो तो कॉपर सॉलिड है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉपर 2+। तो आपके पास यहाँ क्यू का वैल्यू क्या आ गया? 1 बाय कॉपर 2+। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ई रिडक्शन का वैल्यू। तो ई रिडक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 2.303 RT बाय NF, और लॉग क्या हो गया? 1 बाय Cu+2। ये क्या हो गया आपको? B डैश हो गया। देखिए, ये हो गया A डैश और ये क्या हो गया आपका B डैश। तो भाई सिंपल सी बात, हमने तो यहाँ तक लिखा, ये ऑक्सीडेशन के अलग था और रिडक्शन के अलग था। लेकिन अब बारी है इसको आगे बढ़ने की, लेके इसको देखो, ये हमारे पास ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें चूंकि आपको पता है कि ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन क्या होता है? ई नॉट सेल होता है, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है। तो चलो जोड़ते हैं इन दोनों को, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। जरा गौर से देखिए, हमने क्या किया, ये प्लस था, प्लस प्लस सब जगह कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐड करना हमें, तो भाई देखो तो क्या हो गया, सॉरी, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। जोड़ना है इसको, ठीक है, लीजिए इसको, माइनस, देखिए तो माइनस 2.303 RT बाय NF कॉमन हो जा रहा है, माइनस 2.303 RT बाय NF कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया भाई? लॉग, देखिए Zn+2, और चूंकि हमने इसको कॉमन निकाल लिया है, इनटू क्या हुआ? लॉग क्या? 1 बटा क्या? कॉपर 2+। देखिए ना, दिख रहा है आपको ना? दिख रहा है? अरे भाई, ये लॉग Zn+2, ये लॉग इंटू लॉग क्या हो गया? 1 बाय कॉपर 2+, कॉमन ले लिया तो ये दोनों बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमने इसको ले लिया तो क्या करेंगे भाई? देखो, लॉग का जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, लॉग, सॉरी यहाँ प्लस होगा, लॉग का जो प्लस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग
मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, समझ सकते हैं ना, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन क्या होता है भाई, ई सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन क्या हो गया आपको, ई नॉट सेल। चलिए माइनस लीजिए, माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ, तो माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ, और लॉग जेड एन प्लस टू इंटू लॉग कॉपर प्लस टू, इसको लॉग ए प्लस लॉग बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। और लॉग ए क्या है भाई, जेड एन प्लस टू, और लॉग बी क्या है भाई, कॉपर प्लस टू। देखिए ई सेल इज इक्वल टू नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग जेड एन प्लस टू बाई लॉग बाई क्या हो गया, कॉपर प्लस टू। तो भाई यही हो गया क्यू। अगर सोच के देखिए तो पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्यू क्या हो गया, पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए तो क्यू ये हो गया ना। क्यों क्यू ऐसा हो गया, तो समझिए बात को। समझिएगा, देखिए अगर जैसे हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, जेड एन जा रहा है जेड एन प्लस टू में, जिंक जा रहा है जेड एन प्लस टू में प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो गया, कॉपर, टू टू खत्म, क्या हो गया, जिंक प्लस कॉपर टू प्लस गिव्स आउट जेड एन प्लस टू प्लस कॉपर। अगर हम यहाँ पर क्यू निकालने की कोशिश करें तो क्यू क्या होगा, देखो तो ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, मतलब जेड एन प्लस टू इंटू कॉपर डिवाइडेड बाय जेड एन इंटू क्या हो गया, कॉपर प्लस टू। तो भाई ये दोनों तो सॉलिड हो गए, हटा दीजिए दोनों को, क्या लिख सकते हैं इसको हम, जेड एन प्लस टू डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉपर प्लस टू, यही है ना। तो यही हमारा क्यू हो गया, जेड एन प्लस टू डिवाइड बाय कॉपर प्लस टू, देखो तो है जेड एन प्लस टू डिवाइड बाय कॉपर प्लस टू। तो हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं, समझ गए ना बात को, हम क्यू कैसे निकाले। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई ऐसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ, और क्या हो गया लॉग, इसको भी लिख सकते हैं क्या हम, क्यू। देखिए तो ये हमारे पास जो ओवरऑल आ गया, ये नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप, पूरी बात आपको समझ में आएगी, पूरा नॉन्स इक्वेशन एक बार में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए देखिए उसको मिटा रहा था, मिलाने में ऐसा हो गया। चलो मैं ये दिखा रहा हूँ क्यू कैसे लाते हैं। चलिए कॉपर के लिए भी निकालिए, देखिए समझते चलिए कैसे किया था हमने।
दोबारा जोड़िए इसको, जोड़ने में थोड़ा सा फ़ोन की एक्चुअली कॉल आ गई थी इसलिए ऐसा हो गया था। जोड़िए इसको। माइनस कॉमन ले लिया, -2.303 RT/NF लॉग वही है Zn+2 इंटू नहीं, एक्चुअली लॉग प्लस मतलब प्लस होगा, वहाँ पर कॉमन लिया है ना हमने। अब ये तो क्या हो गया, ये चीज़ मैं बता रहा था, log A इंटू बी को हम लोग log A प्लस log B लिख सकते हैं। ओके, तो चलो E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन क्या हो गया, E सेल। E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन क्या हो गया, नॉट सेल। ठीक है, -2.303 RT/NF और लॉग क्या हो गया Zn+2 डिवाइड बाय Copper+2। अब ये भी एक तरह का क्यू ही है, कैसे समझेंगे इसको, ऊपर ले चलिए इसको, देखिए Zn से कहाँ गया, Zn से बना Zn+2 इलेक्ट्रॉन, Copper+2 में क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, कॉपर बन गया, 2 हटाइए। ठीक है, जिंक प्लस Copper2 गिव्स आउट जिंक 2 प्लस कॉपर। तो क्यू क्या हो गया भाई, Zn+2 डिवाइड बाय Copper+2, मतलब Zn+2 इंटू कॉपर डिवाइड बाय Zn इंटू Copper+2। हटा दीजिए Zn+2 डिवाइड बाय Copper+2। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो आपको दिख गया क्यू का वैल्यू क्या है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला क्या आ गया, ई सेल इजिकल टू नॉट सेल -2.303 RT/NF लॉग क्यू। देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग ई सेल क्यों निकालते हैं, मतलब ई सेल कैसे निकालना है। ई सेल निकालने के लिए हमारे पास कोई सेटअप नहीं होता, कोई सेटअप नहीं है जो हमारा ई सेल बता दे, क्योंकि जो हमारे पास सेटअप है वो सेटअप में ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन यानी कि दैट मीन ई नॉट सेल बता सकता है, ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन या ई सेल नहीं बता सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को जो है हम लोग और थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रूम टेम्परेचर ले ही लेंगे इस बार। अब ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो टी है टी को हम लोग रूम टेम्परेचर ले ही लेते हैं। तो हमारे पास जो आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 इंटू आर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर ले लीजिए 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर ये होता है ना 298 केल्विन, डिवाइड कीजिए NF। एन भैया 1 मोल है, और 1 मोल का चार्ज कितना होता है, 1 मोल के लिए फैराडे का चार्ज होता है 96,500 कूलम्ब। ठीक है, इन सबको आप जो है कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए सिंपल, तो आपके पास ये बचपन से करते आ रहे हैं आप। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 बाय एन। देखिए, हम एन को अगर छोड़ भी दें, एन को रख दीजिए, छोड़ दीजिए, एन को मत यूज़ कीजिए, एन को 1 मत मानिए आप, एन को मानेंगे जो भी होगा ज़रूरत के हिसाब से हम ले लेंगे एन को। बस फैराडे का चार्ज था 1 फैराडे का चार्ज 96,500 कूलम्ब होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592। ठीक है, माइनस क्या, आपको माइनस नहीं भाई, आपको ये जो है एक मिनट, ये क्या था आपका, हाँ यहाँ से लिखते हैं, उतना ऊपर नहीं जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 बाय एन लॉग क्यू। तो हमारे पास नॉन्स्ट इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी निकल के आ गया। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 बाय एन लॉग क्यू। हम लोग इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन को लेके चल सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे, इसके क्वेश्चन को हम लोग इस तरह बनाएंगे। नोट कर लीजिए आप इसको, पीछे से एक बार देख लीजिए पूरी तरह, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमने ई सेल को निकालने के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन को कहाँ कहाँ तक लेके गए। ठीक है, चलिए आगे बस समझ में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से देख लिया कि भाई हमारे पास जो है नॉन्स्ट इक्वेशन का हमारे पास 2 फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303
RT बाय NF log Q, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303, इसको छोड़ दीजिए, माइनस क्या हो गया हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाय n, और लॉग क्या हो गया यहाँ पर, q हो गया। देखिए तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला को आप यूज करना है, जनरली आपको इसी फॉर्मूला यूज करना है, इसी फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन सारे हम लोग जो भी होगा वो इसी फॉर्मूला पे आ जाएगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सेशन करेंगे इस लेक्चर के बाद, ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आ जाएं। अब इसको थोड़ा सा लेके चलिए, अब यहाँ से इसको लेके चलिए अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ लेके चलिए। अब इसको लेके चलिए थोड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया इसको, अच्छा सॉरी, शिट, चलिए कोई नहीं, हम फ्रेश बना लेते हैं। चलिए फ्रेश बना लेते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। जरा गौर से देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे ही तो था ना, देखिए ऐसा ही था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ HCl भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ एक प्लेटिनम वायर लटक रहा है, यहाँ भी प्लेटिनम वायर लटक रहा है, ये देखो यहाँ वोल्ट मीटर लगा, पता है आपको, वोल्ट मीटर में 0 रीडिंग आ रहा है, आपको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंट्री कर रहा है, ठीक है, एंट्री कर रहा है, क्या हो रहा है आपको पता है कि यहाँ से जो है जो H2 है वो जा रहा है H+ में, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो H+ हो रहा है वो जा रहा है H2 में, यानी इस जगह पे क्या हो गया भाई, H2 से H+ गया, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, H+ से H2 गया। अगर हम बात करें इसके लिए Q का, तो गौर से देखिए, H2 जा रहा है H+ में, इस H+ को लिखिए A फॉर एनोड वाला, और ये H+ जा रहा है कैथोड में, मतलब ये H+ लिखिए कैथोड वाला। अगर दोनों को साथ लिखिए तो H2 से H+, कौन सा, एनोड, और H+ से H2 ये कैथोड। हमें कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन सब बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, Hc+ से क्या चला गया, Hc आपको Ha+, मतलब कैथोड से एनोड। तो आपके पास Q का फॉर्मूला क्या आ गया, तो Q का फॉर्मूला आया H+ ये A वाला डिवाइडेड बाय Hc+, मतलब ऊपर आ गया एनोड वाला, नीचे आ गया कैथोड वाला। अब जब यहाँ तक हम लोग लेके आ गए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको लेके चलिए पहले, ठीक है, ये हम Q का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Q। चलो एक काम करते हैं, Q के बदले क्या रखते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं SHE, ये कौन सा सेटअप है, SHE, याद है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है। तो क्या हो गया भाई, H+
ये एनोड डिवाइडेड बाय H प्लस क्या, कैथोड। ओके, आगे बढ़िए, लिखिए यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय एन, और log H प्लस ए माइन और log H प्लस सी है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो log H प्लस ए माइनस, चूंकि देखो डिवाइड है तो log a डिवाइड बाय b को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं हम। तो इसको हम ऐसा H प्लस, ऊपर एनोड वाला था नीचे कैथोड वाला हो गया, लो ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लेके चलो इसको, और ऊपर लेके चलो, हम यहाँ तक लेके आ गए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन लॉग एच प्लस ए माइनस लॉग एच प्लस क्या सी। और आगे चलो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको गौर से देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन। अच्छा, लॉग एच प्लस, जरा गौर से देखिए, लॉग एच प्लस ए है, ठीक है, लॉग एच प्लस ए है। हम एक काम करते हैं, इस माइनस को एंट्री करते हैं, माइनस को हम क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस लॉग एच प्लस ए, और माइनस, इस माइनस को मत हटाइए, माइनस लॉग एच प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ तो, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाय एन। देखो तो माइनस लॉग एच प्लस ए, मतलब इसको लिख सकते हैं हम पी एच ए फॉर एनोड, और माइनस लॉग एच प्लस सी मतलब माइनस पी एच क्या हो जाएगा, कैथोड के लिए। देखो बोलोगे हाँ सर एक नया चीज़ आ गया सर, पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड। हम बोले एक और चीज़ ध्यान दो, ई नॉट सेल, हाइड्रो इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, बोलो सर 0, बचपन से पता है हमें। तो इसका मतलब आपके पास एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइडेड बाय एन पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड। ये लो, इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल के लिए नॉन इक्वेशन से ये फॉर्मूला आ गया। देखिए ई सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाय एन पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ निकल के सामने आ जाता है। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको कर देता हूँ, एक और बात आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसको भी आप समझ लीजिए इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, कि हमने ये जो पढ़ा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। जो हमने पढ़ा उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया कंसंट्रेशन सेल। क्लास 11-12 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ ये नहीं पढ़ना, बस जान लीजिए आप कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन सेल पढ़ा। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है कि जब लेफ्ट और राइट एक ही चीज़ हो, मतलब लेफ्ट और राइट अगर एक ही चीज़ होगी तो पता चलेगा कि ई नॉट सेल जो होगा, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल कब 0 हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ जिंक है, ये जिंक प्लस 2 में भी जा रहा है, और उस साइड में भी यही Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में जा रहा है वापस। समझ लीजिए कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक प्लस 2 में जा रहा है, और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को लेके दूसरा जिंक प्लस 2 जिंक में जा रहा है। बोलो सर ऐसा होगा कैसे, होगा, कंसंट्रेशन दोनों का अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान ली इधर का कंसंट्रेशन अलग रहेगा, इधर का कंसंट्रेशन अलग रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए इसका ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो गया, प्लस 0.76 वोल्ट, और इसका ई नॉट रिडक्शन क्या हो गया, माइनस 0.76 वोल्ट। तो दोनों का कंसंट्रेशन अलग होगा, लेकिन ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सिमिलर बट निगेटिव आएगा। तो यहाँ से ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0। तो यही काम तुम यहाँ भी किए ना, ई नॉट सेल में भी देखो हमने दोनों साइड हाइड्रोजन रखा, तो वैसे भी ई नॉट सेल क्या हो गया, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट, वो अलग बात है कि दोनों 0 0 था तो 0 + 0 = 0। लेकिन अगर इसको भी कंसंट्रेशन सेल के तौर पे किसी को भी लेंगे जहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कैथोड एनोड एक ही मेटल आयन का बना हो, तो वहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होगा, ये ई नॉट सेल को हटा देना, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0 हो चुका है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। इसको भी सीख लो कि कहीं भी कंसंट्रेशन सेल के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी कंसंट्रेशन सेल के लिए ये फॉर्मूला, नहीं समझ रहे इस बात को, एकदम रिलैक्स हो, चिल मारो, एकदम रिलैक्स।
कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मूला ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही दोनों साइड का मेटल सेम लेंगे, हम बताएंगे अभी कंसंट्रेशन सेल के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे हम इसमें, तो वैसे ही ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम कंसंट्रेशन सेल और इक्विलिब्रियम सेल दोनों ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका रिकैप देख लीजिए। ठीक है, क्या हुआ? देखिए इसको, चलिए इसको ऊपर ले चलिए। हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल बना रहे हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल। आप इसका डिज़ाइन देख चुके हैं, मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है इसका वीडियो के अंदर। समझने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए समझिए, इस प्रोसेस को समझिए। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी लेक्चर लंबा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए ई नॉट सेल क्यों जीरो किया हमने, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम चीज़ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। वैसे मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में, डोंट वरी। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट को ढंग से समझे आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन सेल सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन तो अपने आप में कंसंट्रेशन सेल होता ही है, लेकिन और भी कंसंट्रेशन सेल हम बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।